दिस इज मुकेश कुमार रवानी एंड हम लोग एक्चुअली सीडीपी के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर देखा था। हम लोग देख रहे थे कि वृद्धि किसे कहते हैं एंड विकास किसे कहते हैं। यही हमारा टॉपिक था कि समझना था कि वृद्धि के अंतर्गत किन चीज़ों को हम लोग रखेंगे और विकास के अंतर्गत किन चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि वृद्धि के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे और विकास के अंतर्गत क्या पढ़े थे। तो वृद्धि में हम लोग ने देखा था कि ये जो होता है वृद्धि हमारा, ये एक बाह्य परिवर्तन होता है। बाह्य रूप से हम इसे देख सकते हैं, ये एक बाह्य परिवर्तन हमारा था। क्या था? ये एक बाह्य परिवर्तन था। जितना भी सारा बाह्य परिवर्तन होता है, यानी कि हमारा वजन में परिवर्तन, आपका हाइट में परिवर्तन, ये सब जो चीजें थी हम लोग वृद्धि के अंतर्गत देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि वृद्धि के अंतर्गत जितने भी शारीरिक रूप से हम लोग परिवर्तन देख पाते थे, शारीरिक परिवर्तन, वो हमारा वृद्धि के अंतर्गत आता था। फिर हम लोग ने देखा था कि वृद्धि के अंतर्गत और क्या चीजें थी। तो एक आप याद रखोगे कि वृद्धि जो है ना, ये मूर्त परिवर्तन होता है, यानी कि मूर्त होता है वृद्धि। मूर्त कहने का मतलब है कि जो भी चेंजेस हम लोग देख पाते हैं वो दिखाई देती है। तो इसीलिए हम लोग वृद्धि को मूर्त के रूप में भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हमें देखना है कि वृद्धि का दिशा कैसा होता है। एक्चुअली वृद्धि के लिए हम लोग दिशा के रूप में क्या जानेंगे, तो वृद्धि का जो दिशा होता है ये अनिश्चित होता है। वृद्धि का दिशा कैसा होता है? तो वृद्धि का दिशा अनिश्चित होता है। ठीक है, ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वृद्धि के अंतर्गत दिशा को हम लोग डिपेंड नहीं करेंगे कि वो कैसे होगा। इसे ही हम लोग जान पाएंगे कि वृद्धि क्या है, कि अनिश्चित होती है दिशा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वृद्धि के अंतर्गत हम लोग देख पाएंगे कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है क्या। तो यहाँ मापन संभव था, हम लोग ने ये पढ़ा है कि वृद्धि का मापन संभव है। हम लोग अपना वजन माप सकते हैं, हम लोग हाइट को भी माप सकते हैं। तो इसीलिए जानते हैं कि वृद्धि के अंदर मापन संभव है। फिर हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे विकास के अंतर्गत, तो विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन है वो बाह्य रूप से भी परिवर्तन इसके अंतर्गत देखते हैं, प्लस आंतरिक रूप का भी परिवर्तन हम लोग विकास के अंतर्गत देखते हैं। इसे मूर्त हम लोग देख रही है, यहाँ मूर्त और अमूर्त दोनों ही बातें होंगी। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग ने देखा है कि दिशा, इसमें क्या होता है, दिशा निश्चित होती है। और ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ना है विकास के सिद्धांत के रूप में, कि विकास के सिद्धांत के रूप में कि विकास का दिशा कैसी होती है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद विकास की दिशा जो है वो निश्चित होती है। इसमें हम लोग क्या मापन इसका संभव है, तो मापन इसमें संभव नहीं, मापन संभव नहीं। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कि ये विकास जो है वो बहुदिशीय होती है, बहुदेशीय होती है और बहुआयामी भी होती है। विकास कैसी होती है? विकास बहुदिशीय होती है और विकास बहुआयामी होती है। बहुदिशीय कहने का मतलब है कि इसमें दिशा, जैसे हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि विकास की दिशा किधर से किधर की ओर होती है, यानी सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, और विकास बहुआयामी होती है। बहुआयामी कहने का अर्थ है कि विकास मतलब जो हमारा विकास होगा वो हमारा शारीरिक रूप से भी विकास होगा, मानसिक रूप से भी विकास होगा, सामाजिक रूप से भी विकास होगा, नैतिक रूप से भी विकास होगा। तो इसके एक्चुअली 5 आयामों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यही देख लीजिए कि 5 आयाम क्या क्या है। तो 5 आयाम में आप देख पाएंगे कि ये एक शारीरिक परिवर्तन, एक सामाजिक रूप से आपका विकास होगा, फिर नैतिक रूप से विकास होगा, फिर संवेदनात्मक रूप से विकास होगा, फिर संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। ये 5 आयाम हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 5 आयाम बहुआयामी के रूप में हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या क्या पढ़ना है हम।
चलिए हम लोग विकास के सिद्धांत के रूप में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। चलिए विकास के सिद्धांत, तो विकास के सिद्धांत एक्चुअली हम लोग को क्या पढ़ना है, तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग को पहला पढ़ना है कि विकास का जो सिद्धांत होता है वो निरंतरता का सिद्धांत होता है। ये सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे कि ये होता है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो विकास का सिद्धांत तो पहला हम लोग को पढ़ना है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो विकास में पूछा जाता है कि आपका सिद्धांत, तो पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अगर विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक जारी है तो ये विकास के किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया कहने का अर्थ है कि पूरा जीवन पर पर्यंत आप जब तक आप जीवित है तब तक आपका विकास होता रहता है। ठीक है, दूसरा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग दो पढ़ते हैं, ये शीर्षगामी और दूसरा होता है अधोगामी। शीर्षगामी और अधोगामी, अधोगामी को हम लोग समीप दूरस्थ भी कहते हैं, समीप दूरस्थ भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी नाम याद रखने से ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि आप इसका इंग्लिश नाम याद रख लो, क्योंकि हिंदी नाम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश नाम में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो होता है सेफेलोकोडल, 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 और ये होता है हमारा प्रॉक्सीमोडिस्टल, प्रॉक्सीमोडिस्टल, सेफेलोकोडल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग दो बातें देखते हैं, शीर्षगामी एंड अधोगामी। शीर्षगामी यानी कि सेफेलोकोडल, अधोगामी समीप दूरस्थ यानी कि प्रॉक्सीमोडिस्टल। ठीक है, तो सेफेलोकोडल के अंतर्गत हम लोग क्या देख पाते हैं, सिर्फ सेफेलोकोडल के अंतर्गत हमारा जो विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि बताइए सिर से पैर की ओर आपका विकास हो रहा है तो आप कि विकास के किस सिद्धांत के तहत, तो आपसे कुछ ऑप्शन में होगा शीर्षगामी की अधोगामी, तो शीर्षगामी, सिर से पैर की ओर। इसमें हम लोग कह लेते हैं कि हमारा जो क्रम होता है अवरोही क्रम में हमारा विकास होता है। अवरोही क्रम कहने का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग माने बढ़ते क्रम, बड़े से छोटे की क्रम में। एंड इसको फिर और भी कह लेते हैं आपसे टॉप टू बॉटम भी कहा जा सकता है, सिर से पैर की ओर अवरोही क्रम में टॉप टू बॉटम। ठीक है, एंड देन इसमें और भी बात कहा जा सकता है चोटी से एड़ी तक, चोटी से एड़ी की ओर, चोटी से एड़ी की ओर। तो ये चार बात आप ध्यान में रखेंगे सेफेलोकोडल के अंतर्गत कि सिर से पैर की ओर आपका विकास हो रहा है, अवरोही क्रम में विकास हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है, चोटी से एड़ी की ओर हो रहा है। ठीक है, एंड अधोगामी और समीप दूरस्थ प्रॉक्सीमोडिस्टल में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ जो विकास होगा आपका वो होगा केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, और यहाँ जो होगा वो बड़ी मांसपेशियों से, बड़ी मांसपेशियों से, बड़ी मांसपेशी से छोटी, बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशी की ओर। और यहाँ एक ध्यान में रखेंगे आपकी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रॉक्सीमोडिस्टल के अंतर्गत जो आपका विकास होगा वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होगा, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए
देखिए, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत विकास के अंत संबंध का सिद्धांत, तो विकास के अंत संबंध का सिद्धांत का अंतर कहने का अर्थ है कि विकास की जितने भी आयाम हैं, मतलब शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, ये सब विकास के आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं, अंतर रिलेटेड रहते हैं, ठीक है? तो हर एक का दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपका शारीरिक विकास है तो आपका मानसिक रूप से भी विकास होइएगा, मानसिक रूप से आप कमजोर है तो शारीरिक रूप से भी कमजोर होइएगा। तो ये अंतर संबंध होता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा है। तो निरंतरता का सिद्धांत हमने देख लिया, विकास की दिशा का सिद्धांत देख लिया, अंतर संबंध का सिद्धांत देख लिया। अब फोर्थ नंबर में आप देखिए कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि हम मानव का विकास जो होता है ना, वो समान जाति के अनुरूप ही होता है। जैसे इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही दिखेगा और उसके ही अनुकूल चीजें करता है, शेर का बच्चा शेर की तरह अनुकूलन करेगा। तो ये सिद्धांत हमें कहता है ना, समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि हर एक जाति वर्ग के बच्चे अपने ही मतलब माता पिता के ही हिसाब से वो कार्य करता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर में देख लेंगे कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्य करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्य करता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि विकास की जो दर होती है वो समान कार्य पहले करता है, इसके बाद विशिष्ट कार्य की ओर बढ़ता है। तो इसमें इसके अंतर्गत हम लोग को जानना क्या है एक्चुअली। एक बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चा सबसे पहले उठना सीखता होगा, मतलब उठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा। उठना का अर्थ है कि बच्चा रेंगना सीखता है, उठना ही नहीं लिखते हैं हम। बच्चा रेंगना सीखेगा, पहले रेंगेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा। बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रही है कार्य, कि अब बच्चा पहले सामान्य कार्य को करेगा, फिर विशिष्ट कार्यों को करेगा। अनुमान का सिद्धांत का मतलब है कि इसकी नेक्स्ट हमारा क्या है कि भविष्यवाणी या पूर्वानुमान का सिद्धांत। भविष्यवाणी या पूर्वानुमान का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि मनुष्य कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकता है, यानी कि पूर्वानुमान लगा सकता है, लेकिन इसमें भी होता है कि कुछ ही पक्षों तक, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। भविष्यवाणी तो कर सकता है लेकिन कुछ ही पक्षों तक कर सकता है। जैसे हम कहेंगे कि आपका 30 साल 40 साल के बाद आपके बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है, या आप 50 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे, तो ये कुछ ही पक्षों तक आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंतर्गत ये होता है। फिर एकीकरण का सिद्धांत, फिर नेक्स्ट हम लोग को देखना है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि एक बालक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बालक साइकिल चला रहा हो, तो साइकिल चलाने के क्रम में वो क्या करता है, साइकिल चलाने के क्रम में वो अपने पैर का इस्तेमाल पैडल को चलाने में करता है, फिर हाथ का इस्तेमाल आपके बाईसाइकिल को कंट्रोल करने के लिए करता है। उस समय उसका दिमाग भी चल रहा होता है। तो कहने का अर्थ है कि एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करना एकीकरण के सिद्धांत के रूप में आता है। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप सिर्फ इनके नाम को ही ध्यान में रखना है कि विकास के सिद्धांत के रूप में ये सारी चीजें हम लोग ध्यान रखना है, ठीक है? एंड इसमें एक छोटा सा टॉपिक बनता है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है गत्यात्मक कौशल, यानी कि मोटर स्किल। गत्यात्मक
कौशल यानी कि मोटर स्किल। तो इसके अंतर्गत हम लोग दो मोटर स्किल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक्चुअली फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, मोटर स्किल के रूप में हमें दो मोटर स्किल को देखना है, एक फाइन मोटर स्किल, और हम लोग को देखना है ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो इसके अंतर्गत एक्चुअली एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ लेते हैं कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल किसे कहते हैं और स्थूल गत्यात्मक कौशल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत वो छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा थका थका महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, छोटी मांसपेशियों का यूज इसके अंतर्गत आता है। तो आप कुछ एग्जांपल्स हम लेके इस बात को समझा रहे हैं कि फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत कौन सी एग्जांपल हमारे आएंगे। तो आप देख पाएंगे कि आप अगर लिख रहे हो, जैसे इसमें लिखना आएगा, तो आप लिख रहे हैं तो उंगलियों के सहारे लिखते हैं, इसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। ठीक है, लिखना, आप मान लीजिए पन्ने पलट रहे हो, पन्ने पलटना, आप लिख रहे हो, पन्ने पलट रहे हो, या फिर अपने उंगलियों के सहारे आप मान लीजिए कि उंगलियों से किसी चीज को दबा रहे हो, दबाना, उंगलियों के सहारे आप किसी चीज को दबा रहे हो। ठीक है, उंगलियों के सहारे किसी चीज को दबा रहे हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं होता है, छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। उंगलियों, लिखना, पन्ने पलटना, उंगलियों से दबाना। इसमें और एक एग्जांपल आ सकता है कि सुई में धागा डालना। ये सारे एग्जांपल फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। तो छोटी मांसपेशियों में यूज से हम लोग लिख सकते हैं, पन्ने पलट सकते हैं, उंगलियों से किसी चीज को दबा सकते हैं, सुई में धागा डालना। ठीक है, ये सारे एग्जांपल फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ग्रोस मोटर स्किल के अंतर्गत क्या चीजें आती है। तो ग्रोस मोटर स्किल के अंतर्गत हमारा, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत हमारा आएगा जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, यानी कि जैसे कि आप चल रहे हो, चलना, दौड़ना, तैरना। तैरने में बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, चलना हो गया, दौड़ना हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जांपल ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत चलना, दौड़ना, तैरना, या फिर आप लिख लो सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, ये ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक्चुअली हमने दो क्लासेस की है। ठीक है, तो वृद्धि एंड विकास के अंतर्गत आपको समझने के लिए यही सारी चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग इसके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज को देखेंगे, जिससे अगर इसमें कोई भी टॉपिक थोड़ा बहुत अगर छोटा भी हो तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको कवर अप कर लेंगे। इसमें हर एक टॉपिक में हम लोग 50 से 60 या फिर 100 क्वेश्चन भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम लोग देख लेंगे। तो इस चैप्टर का एक ओवरऑल कंसेप्ट आपको बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा लगभग लगभग इन्हीं सारे टॉपिकों से ये सारा क्वेश्चन कवर अप होगा हमारा। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। आई होप आप नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक का एमसीक्यू लेके हम लोग आएंगे। तो थैंक यू।